ऐतिहासिक स्थल लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले के ढोकला तालुका के सरगवाला गांव में स्थित एक प्राचीन टीला है। लोथल शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का स्थान। इस स्थल की खुदाई डॉक्टर S.R. राव ने 1955 से 62 ने हड़प्पा शहर लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के कई संरचनात्मक अवशेषों का पता लगाया। गुजरात के पुरातात्विक स्थल लोथल में देश का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ₹498 करोड़ की राशि दी है। केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत बनने वाले म्यूजियम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अहम भूमिका निभा रहा है। लोथल दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह था जो लगभग 2500 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही सरकार ने देश का मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहां बनाने का फैसला लिया। इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का पहला चरण जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। प्रमुख तथ्य: लोथल से करीब 4500 वर्ष पहले समुद्री व्यापार बड़े स्तर पर होता था। 1954-55 ईस्वी में यहां पर खुदाई हुई थी। ये खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई, जिसमें समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले थे। खुदाई में लोथल बंदरगाह मिला था। लोथल बंदरगाह में मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़े व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यहाँ से मोती व कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका आदि में भेजे जाते थे। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है मुर्दों का टीला। लोथल खंबात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। सबसे पहले एक आयताकार बेसिन, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता था, दिखाई देता है। 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा ये बेसिन चारों तरफ से पक्की ईंटों से घिरा हुआ है। इसमें स्लूस गेट और इनलेट के लिए जगह छोड़ी गई है। पूरी बस्ती को एक गड़िया, एक्रोपोलिस और निचले शहर में विभाजित किया गया था, जो पश्चिमी तरफ 13 मीटर मोटी मिट्टी की ईंट की दीवार से बाढ़ से सुरक्षित थे। प्रमुख एक्रोपोलिस में रहते थे, जहां 3 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्मों पर मकान बनाए गए थे और सभी पवित्र सुविधाओं सहित पक्के स्नानाघर, भूमिगत नालियां और पीने योग्य पानी के लिए एक कुआं प्रदान किया गया था। निचला शहर 2 क्षेत्रों में विभाजित था। मुख्य वाणिज्यिक केंद्र, जिसमें शिल्पकार रहते थे, और अन्य आवासीय क्षेत्र हैं। सबसे उत्कृष्ट अवशेष एक बड़े टैंक हैं, जिसे डॉक और गोदाम के रूप में पहचाना जाता है। शौचालय और लोटे जैसे जार मिलने से ये पता चलता है कि स्वच्छता पर पर्याप्त जोर दिया जाता था। इसके बाद एक प्राचीन कुआं और एक भंडार गृह के अवशेष देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शहर का ऊपरी हिस्सा या नगरकोट है। लोथल की खुदाई में तराजू मिला था। इससे यह भी प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। उस दौर के लोग मीठे में शहद खाया करते थे। हड़प्पा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल यहाँ पर अर्ध कीमती रत्नों, टेराकोटा, सोने आदि से बने मनके मोती सुमेर, आधुनिक इराक, बहरीन और ईरान जैसे क्षेत्रों में भी लोकप्रिय थे। लोथल में मनके मोती बनाने वाले बेहद कुशल थे। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय में लोथल में मिले मोती मनके रखे गए हैं। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर प्राचीन वल्लभी नगर स्थित था। इसकी स्थापना मैत्रक वंशी भट्टारक ने की थी। यहाँ मैत्रकों की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में ये नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं शैक्षणिक केंद्र बन गया। वल्लभी विश्वविद्यालय आधुनिक गुजरात के सौराष्ट्र में विकसित हुआ, जो लगभग 600 वर्षों का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार ये उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। प्रमुख तथ्य: वल्लभीपुरिया वल्लभी से यहाँ के शासकों के उत्तर गुप्तकालीन अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म की तीसरी परिषद वल्लभीपुर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवर्दिगणी नामक आचार्य थे।
इस परिषद के द्वारा प्राचीन जैन आगमों का संपादन किया गया था, जो संग्रह संपादित हुआ। उसकी अनेक प्रतियां बनाकर भारत के बड़े बड़े नगरों में सुरक्षित कर दी गई थीं। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार वल्लभी गुजरात की परम वैभवशाली नगरी थी। वल्लभी नरेश शिलादित्य ने रंकज नाम के एक धनी व्यापारी का बड़ा अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अफगानिस्तान के अमीर को शिलादित्य के विरुद्ध भड़काकर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। इसी युद्ध में शिलादित्य मारा गया। वल्लभी बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए मैत्रक राजाओं ने बहुत अधिक धन व्यय किया था। 7वीं शताब्दी में वल्लभी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही प्रसिद्ध और समृद्ध था। यहाँ 7वीं सदी के मध्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग और 7वीं सदी के अंत में इत्सिंग आया था, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से की। ह्वेनसांग ने यहाँ के 100 विहारों और 6000 भिक्षुओं का उल्लेख किया था। महात्मा बुद्ध ने भी इस जगह का भ्रमण किया था। इत्सिंग के अनुसार वल्लभी विश्वविद्यालय की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। यहाँ विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा से आए हुए यहाँ 2 प्रसिद्ध विद्वान गुणमती और स्थिरमती को इस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए वल्लभी विश्वविद्यालय की अधिकांश गतिविधियां नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा जैसी ही थीं। इतिहास वेता अल्तेकर महोदय ने भी अपने अध्ययन में वल्लभी विश्वविद्यालय को देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा है। वल्लभी विश्वविद्यालय को यहाँ के अनेक राजाओं से दान प्राप्त होता था। इस प्रकार वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि 475 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रही। 12वीं सदी के अंत में जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे, तब अन्य विश्वविद्यालयों की तरह वल्लभी विश्वविद्यालय भी नष्ट होकर इतिहास के पन्नों में ही रह गया। पृष्ठ संख्या 68। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्ने खंगालें तो पता चलता है कि शहर का संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ये शहर कई राजवंशों के अधीन रहा। एक के बाद एक साम्राज्यों ने इस शहर के गौरवशाली अतीत के पन्नों को जोड़ने का काम किया। कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ली या त्रिची का प्राचीन शहर आध्यात्मिकता और इतिहास से भरपूर है। प्रमुख तथ्य: 3000 ईसा पूर्व ये चोल साम्राज्य की राजधानी था। तिरुचिरापल्ली में कुछ समय तक मुगल शासकों ने भी राज किया। इसके पश्चात इस पर विजयनगर के शासकों ने कब्जा किया। विजयनगर के शासकों के राज्यपाल ने इस क्षेत्र में 1736 ईस्वी तक शासन किया। इनका नाम विश्वनाथ नायक था। इन्होंने उस समय तिप्पुकुलम और किले का निर्माण करवाया था। बाद में ये नायक वंश के अधीन आया। इसके कुछ वर्षों के बाद तिरुचिरापल्ली पर चांद साहिब और मोहम्मद अली ने शासन किया। आखिर में ये स्थान अंग्रेजों के हाथों में चला गया। जल्द ही ये क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ये क्षेत्र कर्नाटक युद्ध की पूर्व संध्या पर एक समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ये जिला ब्रिटिशों के अधीन लगभग 150 वर्षों तक रहा। चोल, पांडव, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य और अंग्रेजों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया और वर्षों तक शहर की संस्कृति को प्रभावित किया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप तिरुचिरापल्ली वर्तमान में अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कावेरी नदी के विभिन्न तटों से घिरे होने के कारण ये शहर वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है। रॉकफोर्ट मंदिर तिरुचिरापल्ली का लोकप्रिय ऐतिहासिक किला और मंदिर है, जिसका निर्माण एक बड़ी चट्टान के ऊपर किया गया है। रॉकफोर्ट एक प्राचीन किले और मंदिर को संदर्भित करता है। इतिहास से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि रॉकफोर्ट का कर्नाटक युद्ध में एक प्रमुख भूमिका रही है, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने में मदद की। इस किले में प्रसिद्ध उच्ची पिल्लियार मंदिर भी है, जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था।
ये मंदिर किले परिसर की एक चट्टान के ऊपर 83 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा 508 ईस्वी में पल्लवों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर भी किले की मुख्य संरचनाओं में गिनी जाती हैं। तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े कार्यशील हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। ये भव्य मंदिर 6वीं से 9वीं सदी के बीच अजहर संतों द्वारा बनाया गया था। खूबसूरत वास्तुकला से सजा ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और दुनिया में 108 दिव्य विष्णु मंदिरों में से पहला है। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। मंदिर के इतिहास जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि इसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी में चोलों द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया था। मंदिर के अद्भुत पत्थरों की नक्काशी विभिन्न पौराणिक घटनाओं को दर्शाती है। कल्लानई बांध तमिलनाडु राज्य में एक प्राचीन बांध है, जिसका निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी में चोलों द्वारा बनाया गया था, जो दुनिया के सबसे पुराने बांधों में गिना जाता है। वर्तमान संरचना से अलग इस बांध का कई बार नवीनीकरण किया जा चुका है। धार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। धार शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धार मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। परमारों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा के समीपवर्ती विशाल क्षेत्रफल पर 400 वर्षों तक राज्य किया। वाक्यपति मुंज तथा भोजदेव इस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। मुंज एक महान सेनापति, एक प्रख्यात कवि तथा कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसके दरबार में धनंजय, हलायुद्ध, धनिक, नव साहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, अमित गति आदि जैसे कवि थे। उसने धार तथा मांडू में मुंज सागर खुदवाया तथा अनेक स्थानों पर सुंदर मंदिर बनवाए। प्रमुख तथ्य: परमारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध भोजदेव प्राचीन भारत का एक यशस्वी राजा था। उसका नाम भारत में न केवल सैनिक रूप में बल्कि एक निर्माता, एक विद्वान तथा एक लेखक के रूप में भी जुबान पर आता है। वो व्याकरण, खगोल शास्त्र, काव्य शास्त्र, वास्तुकला और योग जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों का रचयिता था। उसने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी थी, जहां उसने संस्कृत के अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धार में परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक 44 वर्ष शासन किया। उन्होंने 1034 में धार नगर में सरस्वती सदन की स्थापना की। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से विख्यात हुआ। भोज के शासन में ही यहाँ माँ सरस्वती या वांगदेवी की प्रतिमा स्थापित की गई। माँ वांगदेवी की ये प्रतिमा भोजशाला के समीप 1875 में हुई खुदाई में निकली थी। सन 1935 ईस्वी में धार तथा मांडू पर अधिकार करते ही संपूर्ण मालवा अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया। धार मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल तक दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा। उस समय दिलावर खान घुरी मालवा का सूबेदार था। 1401 ईस्वी में उसने शासन की बागडोर संभाली तथा स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की तथा उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी होशंग शाह ने धार को हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 1435 ईस्वी में होशंग शाह की मृत्यु हो गई तथा उसे एक शानदार मकबरे में दफनाया गया, जो आज भी मांडू में विद्यमान है। होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गजनी खान उसका उत्तराधिकारी बना। उसने आदेश दिया कि उसकी राजधानी मांडू को शादियाबाद अर्थात हर्षोल्लास का शहर कहा जाए, तथापि उसने बहुत कम राज्य किया तथा 1436 ईस्वी में महमूद खिलजी ने उसे जहर देकर मार डाला। महमूद खान गद्दी पर बैठा तथा उसने मालवा में खिलजी सुल्तानों की नींव डाली। खिलजी सुल्तान 1531 ईस्वी तक मालवा पर राज्य करते रहे। बाद में मालवा पर शेरशाह का अधिकार हो गया तथा उसे शुजात खां के प्रभार में रखा गया। शुजात खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बाज बहादुर हुआ। मांडू तथा उसके आसपास रूपमती और बाज बहादुर के रोमांस की कहानियां गूंजती थीं। अकबर के प्रशासनिक संगठन में धार
मालवा सूबा के अंतर्गत मांडू सरकार में महाल का मुख्य नगर था। अकबर दक्षिण पर आक्रमण का संचालन करते समय 7 दिन तक धार में रहा। जब 1832 ईस्वी में बाजीराव पेशवा ने मालवा को सिंधिया, होलकर तथा 3 पवार सरदारों में बांट दिया, तब धार आनंदराव पवार को दे दिया गया। 1857 की महान क्रांति के बाद 3 वर्षों की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 1948 तक इस क्षेत्र पर धार के शासकों का शासन बना रहा। पृष्ठ संख्या 69।